हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे शेर में एक बार कमेंट में बता दें कि क्या आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त हैं। उसके बाद हम लोग आगे अपने लेक्चर पे काम करेंगे, है ना। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में अपनी हाल खबर सबसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, है ना। आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, ठीक है। तो अपने जर्नी का आज ये दूसरा स्टेप है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने हाल खबर जरूर कमेंट में डाल देंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ना। उम्मीद है एकदम बढ़िया और फर्स्ट क्लास चल रही होगी, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। चलिए मेरे भाई, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट में जरूर बता देंगे कि आप कैसे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे, है ना। चलिए मेरे भाई, तो आगे अब बढ़ते हैं। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। कल हो सकता है कल से आज थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि आज से कल से अच्छा आज हो, है ना। चलिए मेरे भाई, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ लिए थे, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अच्छा चलिए, उससे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग रिकॉल कर लेंगे, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा मेरे भाई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये दो चर वाला है या एक चर वाले रैखिक समीकरण है। मैंने आपको बताया था भाई कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि उसमें चर राशि की संख्या एक होनी चाहिए, है ना। कि चर राशियों की जो संख्या होगी वो एक होगी, और दो चर वाले राशियों की दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर राशियों की संख्या जो होगी वो 2 होगी, ठीक है। उसमें हम लोग माने थे क्या मेरे भाई, एक x होगा और दूसरा y होगा। एक या तो b होगा या तो a होगा या तो b होगा, या तो फिर p होगा या फिर q होगा। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर में a से लेके z तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई, दूसरा हम लोग पढ़े थे कि हमें रैखिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। दूसरा हम लोग पढ़े थे, मान लो बच्चे कोई अज्ञात राशि x और दूसरा अज्ञात राशि है y, इन दोनों को जोड़ने का जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है वो है 7, ठीक है। तो दो अज्ञात राशियों को जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वही मेरे बच्चे कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। चलिए एक बार और हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि ये मेरे भाई दो भी अज्ञात है, सॉरी x भी अज्ञात है और y भी अज्ञात है, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि ये कौन है और ये कौन है। हम मान लेते हैं कि ये भी एक व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है। इन दोनों के पास जो रुपए का योग है वो 7 है, लेकिन किसके पास कितना है ये तो पता नहीं है। तो वही राशि मेरे मित्र पता करने के लिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की आवश्यकता हमें पड़ी, ठीक है। इसलिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें पढ़नी पड़ती है ना। चलिए, तीसरा हम पढ़े थे मेरे भाई क्या, रैखिक समीकरण का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है, देखिए मेरे भाई, मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर 0। एक और होता है मेरे भाई ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही है, अगर यहाँ पे हम 0 कर दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसमें भी दो चर राशि, एक चर राशि ये है, एक चर राशि ये है, एक चर राशि ये है, एक चर राशि है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब है कि मुझे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो भाई दो चर राशि होनी चाहिए, उसके बाद राशियां है या नहीं है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन हाँ सी अगर इसको अच्छा अगर और सूटेबल बनाना हो तो मुझे सी यानी कांस्टेंट जो नियतांक होता है वो लिखे तो और बेहतर माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ तक आपको पता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए चलो मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, अब हो गई यहाँ तक बात तो कंप्लीट हो गई, रिकॉल की बात हमने कर लिया है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है, कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, एक सेकंड, एक कलम की, यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत एक कलम होगा मेरे भाई, कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत जितना है उससे दोगुना किसका कीमत है? कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, माना कि नोटबुक की कीमत जो है मेरे भाई वो x रुपये है। ठीक, अब यहाँ कलम की कीमत, कलम की कीमत y रुपये। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नोटबुक का भी मूल्य पता नहीं था, मुझे कलम के भी मूल्य पता नहीं था। मैंने क्या करा भाई, नोटबुक का कीमत मैंने मान लिया और कलम की भी कीमत मैंने मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक नोटबुक की कीमत कितनी है मेरे भाई? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे भाई, हमने कलम की कीमत मान ली, हमने नोटबुक की कीमत मान ली। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है, मान लीजिए ये हो गया x और ये हो गया y। कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की दुगुनी है। किसकी कीमत है मेरे भाई? नोटबुक की कीमत है। किसकी कीमत है? नोटबुक का जो कीमत है वो कलम की कीमत की दुगुनी है। कलम की कीमत की दुगुनी, कलम की कीमत की कहने का मतलब है मेरे भाई कि कलम का जितना कीमत है उसका दुगुना करने के बाद बराबर में नोटबुक की कीमत लिखने पड़ेंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं कि क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में मुझे लिखना है मेरे भाई। चलिए x बराबर में ये 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे करना, x भाई मेरे इधर प्लस में है, अरे यार ये क्या हो गया भाई, चलिए देखिए भाई क्या करना है, 2y इधर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस 2y को जब उधर प्लस में है बराबर के बाएं साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर में 0। अब जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या यहाँ पे आपको दो चर राशि का मान दिखाई दे रहा है? दो चर राशि का मान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई। दो चर राशि कौन कौन से हैं? एक हो गया x माइनस 2y बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे, ax प्लस by बराबर में 0। अब भाई x तो x है, y तो y है। ठीक, यहाँ तो b का गुणांक -2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन x का गुणांक क्या होगा मेरे भाई?
तो मेरे भाई मित्र एक बात याद रखना मेरे भाई कि दुनिया के किसी भी डिजिट, किसी भी अंक, सॉरी किसी भी अंक के, किसी भी लेटर के साथ, किसी भी अक्षर के साथ, किसी भी चर राशि के साथ गुणांक जो होता है, अगर गुणांक में कुछ ना दिया रहे, ठीक है, किसी भी चर राशि के साथ अगर गुणांक कुछ नहीं दिया रहे तो उसके साथ 1 क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। 1 क्या रहता है मेरे भाई, छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यदि इतना दूर हम क्यों बना रहे हैं भाई, मुझे तो यहाँ तक बोला था कि इसे ax प्लस बी वाई के फॉर्म में बदलना है मेरे भाई। तो ये तो हो गया, आपको आंसर आपका इतना ही आएगा, x माइनस 2y। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका प्रश्न ये कह रहा है, हमने क्या करा भाई कि ना मुझे नोटबुक की कीमत पता है और ना ही कलम की कीमत मुझे पता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मैंने माना कि नोटबुक की कीमत x रुपए और कलम की कीमत जो है मेरे भाई वो y रुपए। ठीक, यहां तक किसी दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करा, कह रहा है कि जो नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की दुगुनी के बराबर है। ध्यान से सुना, ये बराबर बोल नहीं रहा है, अरे यार ये बराबर बोल नहीं रहा है, लेकिन मुझे समझना पड़ेगा कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की दुगुनी के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो कलम की कीमत, जो नोटबुक की कीमत होगा वो कलम की कीमत की दुगुनी है। किसकी कीमत, नोटबुक की कीमत। अब मुझे इसे किसके फॉर्म में, दो चर वाली राशि के फॉर्म में व्यक्त करना था। हमने क्या करा मेरे भाई, ये जो 2y बराबर के उधर प्लस में है, हम लोग बराबर के बाएं साइड में ले आए, माइनस में हो गया। अब x माइनस 2y बराबर में 0। अब इधर ये चर राशि एक ये और एक चर राशि ये हो गया मेरे भाई, दो चर राशि हो गया, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए मेरे भाई अगला स्लाइड चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, पता है ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, प्रश्न आपका कह रहा है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 बराबर में 0। ठीक, अब इसे चर राशि के रूप में कैसे व्यक्त किया जाए भाई, यहाँ तो इसमें क्या होता है चर राशि का मानक रूप, ax प्लस बी वाई प्लस में c बराबर में 0। मेरे भाई यहाँ मुझे c का वैल्यू नज़र आ रहा है, कांस्टेंट है, ax का वैल्यू भी नज़र आ रहा है, लेकिन b का वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो जब तक b y एक x तो है, जब तक एक y नहीं आएगा तब तक ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो मुझे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ तो x रहेगा प्लस में 0 इंटू वाई माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे भाई, ये आपको नजर आ रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, बात समझ में आई। चलिए अब इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको कैसे बदलेंगे कि x प्लस 0y माइनस 4 बराबर में 0 मेरे भाई, ये हो गया आपका इसका आंसर। पहला का आंसर आपको ये होगा, ये आपके बदल गया ax प्लस बी वाई माइनस प्लस सी के होगा यहाँ, है ना, लेकिन प्लस सी होगा, लेकिन माइनस 4 यहाँ दिया हुआ है। तो प्लस और माइनस को जब साइन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस साइन आता है, इसलिए यहाँ पे साइन जो 4 का है वो माइनस में है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस 5 है। यहाँ पे भी एक चर राशि दिया हुआ है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, x को जैसे का तैसा रह देंगे, प्लस 0 इंटू वाई। अब बराबर के बाएं दाहिने साइड जो माइनस में 5 है उसको बाएं साइड आएंगे तो प्लस 5 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, x प्लस 0y प्लस 5 बराबर में 0, ये हो गया आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। भाई क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर राशि आ चुका है।
मुझे उसके रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, इसको पूरी तरह से हल करने नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि आप इसको ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इसको बदलना है, यानी कि व्यक्त करना है। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि y बराबर में 2। यहाँ x दिया हुआ था, यहाँ y नहीं दिया है। अब इसको भी उसी प्रकार करेंगे, क्या करेंगे 0 इंटू एक्स, ठीक है मेरे भाई, प्लस में y, अब माइनस में 2 बराबर में 0। अब देखिए ये फॉर्म में बदल गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर में 0। यहाँ पर सर यहाँ तो प्लस सी है, यहाँ माइनस, मेरे भाई ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये -2 दिया हुआ, अगर -2 हम यहाँ लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप में आ गया, ये भी आपका बन गया। चलिए यहाँ पे भी वही दिया है, लेकिन इसमें मात्र क्या चेंज किया है कि इसका 2x का गुणांक दे दिया है, सॉरी x का गुणांक दे दिया है। क्या होगा मेरे भाई, देखो एक नज़र, 2x = 3, अब 2x प्लस y नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 0 इंटू वाई माइनस का 3 बराबर में 0। ये भी आ गया मेरे भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। 5 नंबर कह रहा है कि 5y बराबर में 2। अब इसको व्यक्त करना, क्या करेंगे, x नहीं दिया तो x इंटू 0 प्लस में 5y माइनस में 2 बराबर में 0। ये हो गया आपका आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए मेरे भाई। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कि सर ये चीज़ कैसे सॉल्व हुआ। अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसको आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं कल के लिए। अभी के टाइम लगभग मेरे भाई कितने टाइम हो रहे हैं, ये यार ये तो घड़ी भी स्विच ऑफ होगी। अभी लगभग आपके 1 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है, और इस टाइम पे मैं आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो भाई मैं जितनी आपके लिए मेहनत करता हूँ तो इस मेहनत का फल भी सकारात्मक होगा, है ना, और मेरे से ज़्यादा मेहनत आप कीजिए और आप अपनी बेहतर प्रदर्शन कीजिए, है ना। अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए लोगों को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखकर ये b तथा c के मान को बताना है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में पहले इसको बदलना है। उसके बाद a का मान, b का मान और c का मान आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मेरे भाई पहला प्रश्न में सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर में 5. अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 3y। अब इधर प्लस में है, जब बाएं साइड आएगा तो माइनस में 5.37 बराबर में 0। यहाँ तक तो आ गया मेरे भाई। चलिए एक काम आपका हो गया, एक काम आपका यहाँ कंप्लीट हो। अब आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान लिखना है। ये देखिए मेरे भाई आपको इस रूप में नजर आ रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर के 0। इस रूप में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। ए के जगह पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 2, बी के जगह पे क्या आ जाएगा 3, सी के जगह पे क्या हो जाएगा -5.3 से 5.30 आएगा मेरे भाई इसका आंसर, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये हम जरूर उम्मीद करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए अब आपको दे रहा है x - 4 बराबर का √3y, ठीक। एक बार ध्यान दीजिएगा, x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -3y - 4 बराबर में 0। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या आपको x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है।
इसमें मेरे भाई हम पहले बताए थे कि अगर एक्स वाई ABCD यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर साथ अगर कुछ भी अंक नहीं जुड़ा रहे तो समझ जाइए कि ये एक इसमें छुपा हुआ है। तो ए बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1, बी बराबर हो जाएगा √3, सी बराबर हो जाएगा मेरे भाई माइनस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि 4x - 7 बराबर में 0। सर यहाँ तो एक चर राशि दिया है वो भाई, दूसरा चर राशि कैसे लेंगे? आओ मेरे भाई बताते हैं। यहाँ पे है आपका, ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 4x + 0 × y - 7 बराबर में 0। ये देखिए तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नजर आ रहे हैं। एक चर राशि ये हो गया, एक चर राशि ये हो गया। मुझे इसके रूप में व्यक्त करने बोल रहा है, इसको पूरी तरह से हल करने नहीं बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे भाई ax + by + का c बराबर में 0। अब ये के जगह पे क्या लिखा गया मेरे भाई, a बराबर 4, b बराबर 0 और c बराबर -7। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि 4 बराबर 5x - 3y बराबर में है। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हम पहला प्रयास क्या करते हैं मेरे भाई कि जो x वाला है ना, जो x वाला है उसको हमेशा प्लस में रखने के लिए, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। 5x - 3y और इधर प्लस में है, इसी को राइट साइड ले जाते हैं -4 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ax + by + c बराबर में 0। a का बराबर क्या आएगा भाई 5, b बराबर क्या आएगा -3, c बराबर क्या आएगा -4। ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c का मान। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए मेरे भाई, ये आपके लिए रहा होमवर्क। क्या रहा? होमवर्क रहा। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने 4.1 के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं भाई 4.1 का हो सकता है इसमें आपको क्वेश्चन मिल भी जाए और नहीं भी मिले, लेकिन जो 4.1 में जो प्रश्नावली 4.1 में जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो इसी के आधार पर बनने वाले हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होता है मेरे भाई, ये हर लेक्चर के लास्ट में शुरू से लेकर अंत तक हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ कंटेंट चलेंगे भाई, कंटेंट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना। इसके बाहर कुछ भी आपको कंटेंट नहीं होगा। जितने भी आपके किताब में दिए हुए ये इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।